हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया। स्वागत है आपका सबका साइंस की इस जादुई दुनिया SWF क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th। जो ये सेशन है अपना, ये सेशन होने वाला है एकदम हिंदी मीडियम का। और इसमें अपन पढ़ेंगे विज्ञान। ठीक है, कक्षा 9th और 9वीं कक्षा। और इसमें पढ़ेंगे अपन विज्ञान। विज्ञान में भी अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। ठीक है, जिसका नाम है गति। क्या नाम है? गति। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और जितना कवर कर पाएंगे अपन इस चैप्टर को कवर करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। पढ़ेंगे तो सही, सीखेंगे, समझेंगे। अपने आप आपको सारे कंसेप्ट्स, सारे डेफिनेशंस अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो नहीं चाहते हुए भी इंग्लिश में मैं उनको बोल दूं। तो अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करना। बाकी आप खुद इतना तो नाइन्थ क्लास में आ गए, इतना तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, बहुत से इजी से टॉपिक है। सबसे आसान टॉपिक है गति। ठीक है, जो इसके पहले पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है। ठीक है, विज्ञान की आमतौर पर तो बहुत सारी शाखाएं होती है, पर जो अपन अपनी जो मेन अपन पढ़ते हैं वह तीन शाखाएं होती है। एक तो भौतिकी, ठीक है, यानी कि भौतिक विज्ञान। और एक होती है रसायन विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान। और एक होती है जीव विज्ञान। ठीक है, इसको इंग्लिश में मैं कहूँ ये आपको समझ में भी कम आएगा हिंदी में भी, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो अपन को इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आते हैं। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा भी एग्रीकल्चर साइंस भी होती है। ठीक है, और होम साइंस है, कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, बाकी देश दुनिया भर की साइंस होती है। पर अपन को यहाँ पे इन तीन जो अपने टॉपिक्स ये तीन अपने ब्रांचेस है, शाखाएं हैं, इनके बारे में अपन को पढ़ना है। अपनी जो आपकी बुक है विज्ञान की, उसमें भी सबसे जो फर्स्ट जो आपका पोर्शन है वो रसायन विज्ञान का पोर्शन है आपके। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 to 4 4 या 5 चैप्टर कुछ रसायन विज्ञान के हैं। फिर उसके बाद आपके जीव विज्ञान के भी टॉपिक्स आते हैं। और फिर आपके भौतिकी के भी चैप्टर्स आते हैं। तो अपन भौतिकी का आपका चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर है 8। उसका नाम है गति। ठीक है, और वीडियो को देखते समय आप आपके पास पेन और नोटबुक को लेकर बैठे। ठीक है, ताकि जो भी नोट्स है ये नोट्स आपके प्रॉपर तरीके से बन जाएंगे और साथ के साथ में बन जाएंगे। दोबारा आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप इतना विश्वास कीजिए, जो आपके नोट्स होंगे वो एकदम परफेक्ट होंगे और एनसीईआरटी बेस्ड आपके नोट्स होंगे। ठीक है, जो आपको 10th क्लास को पढ़ने में और 9th क्लास को आपको मजबूत करने में, जिससे कि आप प्री फाउंडेशन कोर्स या फिर फाउंडेशन कोर्स करेंगे तो वहाँ पे आपकी सीधी सीधी सहायता करने वाले हैं। ठीक है, तो अब अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गति। गति को समझने से पहले अपन समझते हैं विराम अवस्था को। ठीक है, किसको? विराम अवस्था। एक डस्टर है। ठीक है, एक कक्षा में तो डस्टर, चौक और बोर्ड, मार्कर वगैरह इन्हीं से एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल्स करते हैं। ठीक है, एक तो ये डस्टर है। तो अभी तब से मैंने कहा है कि एक डस्टर है, तब से इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। ठीक है, इसकी पोजीशन चेंज, सॉरी, इसकी स्थिति परिवर्तित नहीं हो रही। ठीक है, अभी पिछले 5 सेकंड से या मैं कहूँ 10 सेकंड से तो इसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। ये अपनी जगह बनाए हुए है, अपनी स्थिति को बनाए हुए है अपनी जगह पे। ठीक है, और एक ये मार्कर है। ठीक है, एक अगर मैं बात करूँ तो ये मार्कर यहाँ से यहाँ, फिर ठीक है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ कहीं पर भी जाए, मतलब हर सेकंड, हर माइक्रो सेकंड इसकी क्या है, पोजीशन, यानी कि इसकी स्थिति चेंज हो रही है। ठीक है, इसकी स्थिति परिवर्तित हो रही है। तो दो केसेस है। फर्स्ट केसेस में तो ये मार्कर है, ये जो डस्टर है, ये डस्टर अपनी स्थिति को चेंज नहीं कर रहा है। इसका मीनिंग ये किसमें है? विराम अवस्था में। और ये जो ये मार्कर है, ये हर सेकंड, हर माइक्रो सेकंड अपनी स्थिति को परिवर्तित कर रहा है। इसका मीनिंग ये किसमें है? गति अवस्था में, गतिक अवस्था में। तो फर्स्ट में गति को पढ़ने से पहले अपन एक टॉपिक पढ़ते हैं, विराम अवस्था। ठीक है, क्या है? विराम अवस्था। अगर अब इसको अपन कैसे
डिफाइन करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे। अगर आपसे पूछे कि विराम अवस्था क्या होती है, तो क्या होती है विराम अवस्था, कि अगर कोई भी वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करती है, अगर कोई भी वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करती है, तो वह वस्तु किसमें होगी, विराम अवस्था में। तो मैं यहाँ पे नोट कर दूं, यदि या फिर अगर, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करती है, को परिवर्तित नहीं करती है, ठीक है, तो वह किसमें होगी, तो वह विराम अवस्था में होगी। पीछे नोट कर लेना आप, ठीक है। ऐसे ही मैं बात करूं गति अवस्था, ठीक है, गति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोशन, और ये होती है रेस्ट, ठीक है। गति अवस्था, अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है, ठीक है, कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है, तो फिर वह किसमें हो जाएगी, गतिक अवस्था में हो जाएगी, ठीक है। अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है, ठीक है, तो फिर वह किसमें हो जाएगी, गतिक अवस्था में वह हो जाएगी। अब देखो, इसके बाद अपन पढ़ते हैं गति से संबंधित कुछ पद, ठीक है। गति से संबंधित कुछ टर्म्स होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे, उसकी परिभाषा अपन देखेंगे। अब उसके पहले अपन देखते हैं, एक यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। एक बिंदु है यहाँ पे, ठीक है, इस बिंदु को मैं नाम दे दूं ए, ठीक है। एक बिंदु है यहाँ पे ए, इसको मैं नाम दे दूं क्या है, ये है बी, ठीक है। एक यहाँ पे है एक बिंदु, इसको मैं नाम दे दूं सी, ठीक है। यहाँ से कोई भी भाई साहब है, यहाँ से कोई भी भाई साहब, ठीक है, जो कार में या बाइक से, ठीक है, वो इधर जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से वो इधर जा रहे हैं, यानी कि उनकी स्थिति समय के साथ साथ क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है, ठीक है। एक टाइम पे वो ए बिंदु पर थे, ठीक है, दूसरे टाइम पे एक वो बी बिंदु पर आ गए, किसी टाइम पे वो सी बिंदु पर आ गए, और यहाँ से यहाँ पे कोई दुकान वगैरह होगी, यहाँ से वो सामान परचेज करके, ठीक है, और वापस से वो अपने घर की ओर आ रहे हैं, ठीक है। ये बिंदु है यहाँ पे बी, मैं यहाँ पे नोट कर दूं नीचे थोड़ा सा। तो वो यहाँ से यहाँ तक गए, सी तक, ये उनका घर है और सी उनकी दुकान है, बीच में बिंदु आ रहा है, ठीक है। तो वो ए से सी तक जा रहे हैं, कुछ सामान परचेज करके, रिवर्स यहाँ से वो वापस आ रहे हैं, और यहाँ पे उनके दोस्त से उनकी मीटिंग हो जाती है बी बिंदु पर, और वो रुक जाते हैं थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है। तो देखो, अब इससे अपन क्या सीखे, इससे अपन अभी अपनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस निकल के आएगी, ठीक है। गति से संबंधित कुछ जो परिभाषा है, एक परिभाषा है दूरी, ठीक है, क्या है, दूरी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी वस्तु गति कर रही है, अगर कोई भी वस्तु गति कर रही है, तो गति के दौरान उसके द्वारा तय किए गए पूरे रास्ते की, पूरे पथ की जो लंबाई होती है, वो क्या होती है, दूरी। अगर मैं कहूँ ये जो भाई साहब हैं, ये ए से सी तक होते हुए बी तक वापस आ गए, ठीक है, तो ए से सी तक होते हुए बी तक वापस आ गए, तो इनके द्वारा तय की गई दूरी क्या है, ए से बी के बीच की दूरी प्लस बी से सी के बीच की दूरी, फिर वापस से सी से बी के बीच की दूरी, ठीक है। अगर मैं कहूँ ए से बी के बीच की दूरी है 10 मीटर, बी से सी के बीच की दूरी है 10 मीटर, तो जब ये वापस से रिवर्स बी तक पहुंच गए, तब इनकी दूरी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर, और 10 मीटर गए और 10 मीटर वापस से यहाँ से भी आए, तो कितने, 30 मीटर, ठीक है। तो दूरी क्या होगी कि गति के दौरान
तय किए गए पथ की लंबाई, तय किए गए पथ की लंबाई। ठीक है, ये तो हो जाएगी आपकी दूरी। ठीक है, जितना भी पथ आप तय करते हैं वही क्या हो जाती है, दूरी। एक तो ये एग्जांपल, एक दूसरा देखो, ये आपका घर है। ठीक है, आपका घर भी आपकी जगह पे है, और ये यहाँ पे है आपका कुछ भी कोचिंग सेंटर है या फिर स्कूल है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी है, आप यहाँ से जा रहे हो और यहाँ पे ये है रोड है। ठीक है, आप इस रास्ते पे जाके, और यहाँ पे आपका स्कूल रहता है। ठीक है, अब यहाँ से जाए गए आप, इसका मीनिंग क्या है कि आपने कितनी दूरी कवर करी, कितनी दूरी तय करी, यानी कि जिस जिस भी रास्ते पर आप गए, जिस भी पथ पर आप गए, इस पथ की जो लंबाई होगी वही क्या हो जाएगी, आपकी दूरी। ठीक है, दूरी के बाद नेक्स्ट जो अपना पद आता है वह होता है विस्थापन। क्या है, विस्थापन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विस्थापन अपने हिंदी मीडियम की क्लास है, प्योर हिंदी में चलेंगे अपन। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन भी एक तरह की दूरी होती है। एक तरह की, मैंने नहीं कहा कि विस्थापन दूरी होती है, विस्थापन भी एक तरह की दूरी होती है। ठीक है, कैसे, कि अगर कोई भी वस्तु है वह गति कर रही है, तो जिस बिंदु से उसने गति करना स्टार्ट किया और जिस बिंदु पर वह रुक गई, उन दोनों बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी, ठीक है, सबसे सीधी दूरी। ये भाई साहब थे, ये ए बिंदु से उन्होंने गति करना स्टार्ट किया, ऐसे सी तक गए, फिर बी तक वापस आ गए। तो अगर मैं इस कंडीशन में दूरी पूछूं आपसे, तो दूरी तो कितनी आ जाएगी, 30 मीटर। पर अगर मैं विस्थापन पूछूं तो विस्थापन क्या जाएगा, बी से ए के बीच की सीधी दूरी। ठीक है, अब इसको पथ से कोई मतलब नहीं कि किस पथ पर गए, किस पथ की लंबाई, बस दोनों ही प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी कितनी है, 10 मीटर। तो ये जो 10 मीटर है ये क्या आ जाएगा, इसका विस्थापन। ठीक है, तो इसको ऐसे नोट करते हैं कि प्रारंभिक बिंदु, सॉरी, गति के दौरान प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। ठीक है, गति के दौरान प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच सीधी दूरी। ये क्या हो जाएगा, किसी भी वस्तु का विस्थापन। एक तो ये हो गया केस, एक ये केस, ये आपका घर है, ये आपका कोचिंग सेंटर या आपका स्कूल है, तो यहाँ का विस्थापन कितना हो जाएगा कि यहाँ से, अब यहाँ से इस जो पथ है, इस पथ का कोई भी मेन नहीं रह जाता है, इस पथ का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है विस्थापन के केस में। विस्थापन के केस में तो बस ये है कि आपका ये प्रारंभिक बिंदु था, ये आपका अंतिम बिंदु हो गया, यहाँ से सीधे आप जाओ। ठीक है, अब चाहे बीच में मकान आ रहे हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ रही हो, वो फिर आपकी हेड है कि आप कैसे जाते हो। ठीक है, पर विस्थापन के केस में तो ये होगा कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो सीधी दूरी होगी वही क्या होगी, विस्थापन होगी। तो देखो, विस्थापन कभी कभी दूरी के बराबर भी आ सकता है, दूरी से कम भी आ सकता है, पर दूरी से ज्यादा कभी नहीं आएगा। विस्थापन दूरी से ज्यादा कभी नहीं आएगा। अब देखो, वह केस बताओ जब विस्थापन दूरी के बराबर आएगा। ठीक है, अगर ये भाई साहब थे, इनका मूड हो जाता है कि मुझे बी बिंदु पर नहीं रुकना है, मुझे सी तक ही जाना है। ठीक है, मुझे ए से सी तक जाना है। ठीक है, अब वापस आए नहीं आए वो उनकी मर्जी है, 2 घंटे बाद आए चाहे शाम को आए, कभी भी आए, पर ए से बी तक गए। ठीक है, ये बी बिंदु है और बी से सी तक गए, तो ए से सी तक के बीच इनकी जो भी दूरी है, इस दूरी में इन, सॉरी, जो गति है, इस गति में इनकी दूरी कितनी है, तो दूरी है ए से बी के बीच की दूरी प्लस बी से सी के बीच की दूरी, तो कितनी आ जाएगी, ये 20 मीटर। 10 यहाँ पे और 10 यहाँ पे। ठीक है, अब इस केस में इनका जो विस्थापन है, विस्थापन भी कितना आ जाएगा, इस केस में इनका जो विस्थापन है वो भी कितना आ जाएगा, ए और सी के बीच, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु ए है
अंतिम बिंदु सी है, इनके बीच की सीधी दूरी कितनी आ जाएगी? 20 मीटर। ठीक है, यानी कि इस केस में क्या हो गया? दूरी विस्थापन के बराबर हो गया। पर क्या विस्थापन दूरी से ज्यादा हो सकता है क्या? कभी नहीं होगा, क्योंकि दूरी तो क्या होती है? पूरे पथ की लंबाई। विस्थापन दूरी से कम कब होता है? जब ये भाई साहब है, ये तो ए बिंदु है, ठीक है, ये ए बिंदु है, ये बी है और ये है सी। जब ये ए से बी तक जाके, बी से सी तक जाके, सी से वापस से बी तक आ जाते हैं, ठीक है, तो इस केस में जो इनकी दूरी है, दूरी तो कितनी हो जाएगी? ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से वापस से बी, कितना हो जाएगा ये? 30 मीटर। पर इस कंडीशन में, इस केस में भी जो इनका विस्थापन है, विस्थापन कितना आ जाएगा? ए से बी के बीच की सीधी दूरी कितनी होती है? 10 मीटर। तो इस केस में तो क्या हो गया? विस्थापन दूरी से कम। तो आपको ये नोट डाल के यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है कि विस्थापन है ये दूरी से कम या फिर दूरी के बराबर होता है, दूरी से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, आप नोट कर देना इस पॉइंट को। फिर इसके बाद है दूरी और विस्थापन की इकाई, या तो दूरी, क्योंकि विस्थापन में एक तरह की दूरी होती है, ठीक है। अब मैं कहूँ इसकी इकाई क्या होती है, इसको किस में मापते हैं दूरी को? तो इनकी इकाई होती है, इनकी इकाई होती है, वो होती है, दूरी को अपन मापते हैं सेंटीमीटर में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं। एक और आता है प्रकाश वर्ष, ठीक है, प्रकाश वर्ष। अब ये प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष ऐसी दूरियों को मापने में उपयोग किया जाता है जिसकी जिसकी बहुत ज़्यादा, मतलब जो दूरी ज़्यादा बड़ी दूरियां होती है उनको मापने में प्रकाश वर्ष उपयोग में लिया जाता है। जैसे कि किसी भी दो ग्रहों के बीच की दूरी, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी, पृथ्वी से शुक्र बृहस्पति, इनके बीच की जो दूरी होती है, जो बड़ी बड़ी दूरियां होती है, उन दूरियों को मापने में प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। बाकी अर्थ पे तो जब अपन धरती पे रहते हैं, पृथ्वी पे, तो यहाँ पे तो सेंटीमीटर, मीटर या फिर किलोमीटर, इसी में अपन मापते हैं सारी दूरियां, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एसआई यूनिट, इसकी एसआई इकाई क्या है? दूरी की एसआई इकाई, ठीक है। एसआई क्या होता है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, या फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये क्या होती है कि एक ऐसी इकाई जो हर जगह पर लागू होती है, जिसको भौतिकी की जो सबसे बड़ी शाखा है वो उनको मानती है, ठीक है। तो वो होती है दूरी की मीटर। क्या होती है? मीटर होती है। ये होती है एसआई इकाई, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद आता है अपना गति के प्रकार। गति कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो अब गति के प्रकार को पढ़ने के लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। तो अगर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट रखो अपने पास, या फिर आप इसको नोट करो, ठीक है, ताकि आपको बार बार वीडियोस नहीं देखनी पड़े और एक बार में आपका पूरा सिस्टम हो जाए और आपके प्रॉपर तरीके से नोट्स बन जाए। और वीडियोस देखते समय जो आप जहाँ पर भी नोट करो, फेयर नोटबुक होनी चाहिए, वो पक्की कॉपी, ठीक है, कच्ची कॉपी नहीं होनी चाहिए, रफ वगैरह नहीं, पक्की कॉपी साथ में लेके बैठो, ताकि अगर ज़्यादा लंबे समय तक आप उसको रखो संभाल के, तब भी उसमें मिस्टेक्स नहीं हो और आपकी जो इंक है, स्याही है, वो इधर उधर नहीं फैले, ठीक है। इसके बाद है गति के प्रकार, ठीक है। गति कितने प्रकार की होती है? तो कितने प्रकार की होती है? गति दो प्रकार की होती है, ठीक है। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। एक तो होती है समान गति, एक होती है असमान गति, ठीक है। एक तो होती है समान गति और एक होती है असमान गति। मैं यहाँ पे नोट कर दूं पीछे, फर्स्ट, सॉरी, एक समान गति, समान नहीं, एक समान गति, और एक होती है असमान गति, असमान गति, ठीक है। देखो, इसको अपन ऐसे समझते हैं कि आपने काफी बार वैसे 9th क्लास में आ गए, बाइक वगैरह आपको ड्राइव करना अच्छी तरीके से आती होगी, बाइक वगैरह चलानी। तो आपने देखा होगा जब भी आप रोड पे, बड़े रोड पे जाते हो, तो कुछ लड़कियां भी वहां पे स्कूटी चलाती हुई आपको दिख जाती है, ठीक है। उनकी गति कुछ इस प्रकार से बनी हुई रहती है कि ये पॉइंट है ए, ठीक है,
यहाँ से अगर वह जा रही है, ठीक है, तो 2 सेकंड में अगर वह बी बिंदु तक पहुंचती है, ठीक है। अब जो वैसे सोशल मीडिया का जो जमाना है, इसमें लड़कियों को पापा की परियों की संज्ञा दी गई है, और ये इतनी सिंसियर होती है पापा की परियां कि अगर ये 2 सेकंड में अगर इन्होंने 20 मीटर डिस्टेंस कवर करी, ठीक है, 20 मीटर डिस्टेंस अगर ये कवर करती है, तो ये नेक्स्ट, क्योंकि इनको अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, ये कोई स्पीड वगैरह पे विश्वास नहीं करती, कट वगैरह नहीं मारती, मम्मी के लाडलों की तरह, लड़कों की तरह, ठीक है। तो ये 2 सेकंड में, नेक्स्ट 2 सेकंड में कहाँ पे जाएगी ये, बिंदु सी पर, सॉरी बी नहीं सी पर। और ये कितने मीटर डिस्टेंस कवर करेगी, 20 मीटर ही डिस्टेंस ये कवर करेगी। अगर सेम इसी टाइप का रोड है, रोड में किसी भी प्रकार का कोई खड्डे वगैरह नहीं है, सेम रोड है, तो नेक्स्ट 2 सेकंड में फिर वापस से ये 20 मीटर डिस्टेंस ही कवर करेगी, ये अपनी मोशन को बनाए रखेगी, ठीक है। इतनी सिंसियर तो ये होती है डी बिंदु तक। और अगर इनकी जगह पे, पापा की परियों की जगह पे, अगर सोशल मीडिया पे लड़कों को संज्ञा दी गई है मम्मी के मगरमच्छ, ठीक है, ये बहुत शैतान होते हैं, ये चाहे घर पे हो या फिर रोड पे हो, ठीक है। अगर ये जा रहे हैं, ये ए बिंदु पर है, ठीक है, और अगर ये फर्स्ट के 2 सेकंड में अगर ये भी 20 मीटर ही डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक है, बी बिंदु पर यहाँ पे आगे पहुंच गए, पर इनका मूड चेंज हो गया कि नहीं, जब रोड ऐसा ही है, घर पे थोड़ा जल्दी पहुंचना है, तो इनका मूड अगर चेंज हो गया, तो ये अगले 2 सेकंड में, ठीक है, अगले 2 सेकंड में ये 40 मीटर डिस्टेंस भी कवर कर सकते हैं, ठीक है, ये सी बिंदु तक पहुंच जाते हैं। फिर इनका और मूड चेंज हो गया, अरे नहीं, बाइक तो काफी ये स्लो चल रही है, तो अगले 2 सेकंड में ये जो होते हैं, ये 40 से 60 मीटर डिस्टेंस भी ये कवर कर सकते हैं और डी बिंदु तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। फिर इनका मूड चेंज हो गया, सी ने डी, फिर इनका मूड चेंज हो गया, तो कि नहीं, अब कुछ नहीं है स्पीड में, अब इतनी स्पीड से अपन अपने चला के देख लेंगे, सब कुछ मोह माया है, कुछ भी नहीं है। तो फिर अगर इनका मूड चेंज हो गया, तो फिर ये 10 मीटर की डिस्टेंस भी कवर कर सकते हैं, इनके मूड के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। ये जो ये इनके तरह नहीं होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 प्रकार की गति आपको दिख रही है, ठीक है, जो भी एग्जाम्पल थे उनको तो बोलो, अब यहाँ पे जाओ, आपको यहाँ पे 2 प्रकार की गतियाँ दिख रही है, ए से बी, बी से सी, एंड आफ्टर देन डी। 2 सेकंड में 20 मीटर, फिर 2 सेकंड में 20 मीटर, फिर 2 सेकंड में 20 मीटर, यानी कि ऐसी गति जिसमें समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तय की जाती है, उसको तो अपन कहते हैं एक समान गति, ठीक है। यहाँ पे भी 2 सेकंड में 20 मीटर, फिर आगे के 2 सेकंड में फिर 20 मीटर, फिर आगे के 2 सेकंड में 20 मीटर, यानी कि समान समय अंतराल है, समय तो समान है ना, और समान ही दूरियां कवर हो रही है, तो वो तो क्या हो जाएगा, एक समान गति। और अगर समान समय अंतराल में, यहाँ पे भी 2 सेकंड है, यहाँ पे भी 2 सेकंड है, टाइम तो सब में 2 सेकंड ही है, बट जो भी दूरियां वह तय कर रही है अपनी गाड़ी, वह यहाँ पे 20 मीटर है, फिर यहाँ पे 40 मीटर है, फिर 60 मीटर है, फिर 10 मीटर है, ठीक है। अगर समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय की जाती है, तो उसको अपन कहते हैं असमान गति। तो आई होप, मुझे आशा है कि इस कंसेप्ट से, ये दोनों ही कंसेप्ट आपके अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आप सीखे होंगे। अब क्या करते हैं कि क्योंकि समझना सीखना एक अलग बात है, ठीक है, वो भी आना चाहिए। अब एग्जाम भी देना है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन एग्जाम में तो ऐसे थोड़ी न लिख के आएंगे, वहां पे एग्जाम में तो परिभाषा लिखनी पड़ती है, तो परिभाषा अपन भी इनकी नोट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है एक समान गति, एक समान गति, ठीक है। अगर कोई भी गतिमान वस्तु, ठीक है, विराम अवस्था की जो वस्तु होगी, वह तो कोई दूरी तय करेगी नहीं, ठीक है। गतिमान अवस्था की वस्तु ही दूरी तय करेगी, ठीक है। यदि कोई या फिर गतिमान वस्तु, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय में, समान समय अंतराल, समान दूरी तय करती है,
तय करती है, तो इसकी गति को एक समान गति कहते हैं। आगे नोट कर लेना, ठीक है। तो इसकी गति को एक समान गति कहते हैं, ठीक है। सेकंड है असमान गति। असमान गति, और जो समान और असमान गति होती है यह सीधी रेखा में ही होती है, ठीक है। यह सीधी रेखा में ही होती है। अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है सीधी रेखा में, ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाएगी, एक समान गति। और अगर कोई वस्तु समान समय में समान दूरी भी तय करती है परंतु उसकी जो पथ है वो सीधा नहीं है, ठीक है, अगर वो वृत्तीय पथ है या फिर कोई भी वक्राकार पथ है तो फिर वो समान गति नहीं होगी, फिर भी वो असमान गति ही होगी, ठीक है। तो असमान गति में क्या होता है कि यदि कोई गतिमान वस्तु, ठीक है, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, असमान दूरी तय करती है, ठीक है, तो इसे असमान गति कहते हैं, ठीक है। तो ये जो गतियों के प्रकार थे ये हो गए। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं उसके और भी गति से संबंधित और भी पद, ठीक है। उसका नाम है स्पीड, ठीक है। चार्ज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड, ठीक है। आप हिंदी मीडियम के तो आप चार्ज को लेके चलिए, ठीक है, इसको लेके अपन पढ़ेंगे। अब ये क्या होती है कि अगर कोई भी गतिमान वस्तु है, ठीक है, कोई भी गतिमान वस्तु है तो उस गतिमान वस्तु के द्वारा इकाई समय में कितनी दूरी तय की गई है, इकाई यानी कि एक समय में। अब समय की कुछ भी इकाई उसने दे दी, अगर सेकंड दिया है तो एक सेकंड में कितनी दूरी तय करी, मिनट दे दिया तो एक मिनट में कितनी दूरी तय करी, घंटा दे दिया तो एक घंटे में कितनी दूरी तय करी, वही क्या होती है उसकी चाल। तो मैं यहाँ पे लिख दूं इकाई समय में तय की गई दूरी, इकाई समय में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी ही क्या होती है, किसी भी गतिमान वस्तु की चाल होती है, ठीक है। चाल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, अगर आपसे पूछे किसी भी वस्तु की चाल कितनी है तो वो क्या होती है, दूरी बटा समय, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये आपको याद रखना है अच्छी तरीके से। हर कंपटीशन एग्जाम में, ये तो 9th क्लास है, इसके बाद तो काफ़ी सारे एग्जाम्स देने हैं, वहाँ पे ये वाला जो सूत्र है ये काफ़ी काम आने वाला है। अब देखो इसमें क्या होता है कि अगर आपको दूरी दे रखी है, समय दे रखा है तो आप चार्ज निकाल सकते हो। हाँ, तो ये आपका चार्ज का गणितीय सूत्र होता है, ठीक है, दूरी बटा समय। ये काफ़ी कंपटीशन जो एग्जाम है उनमें भी काम आता है। अब देखो ये जो चार्ज है, स्पीड है, इसकी यूनिट, इसकी इकाई क्या होती है, तो जो इसकी इकाई अपन इसको किस में मापते हैं, ठीक है, इसको किस में मापते हैं, इकाई समय में तय की गई दूरी को किस में मापते हैं, तो इसकी इकाई आप ऊपर तो दूरी की इकाई रखो और नीचे समय की इकाई रखो, अपने आप किसकी इकाई आ जाएगी आपके पास, स्पीड की, आपके पास चार्ज की इकाई आ जाएगी, ठीक है। तो दूरी की इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर भी होती है, ठीक है, सेंटीमीटर, और नीचे लिख दूं मैं सेकंड, एक सेकंड में कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करी, वही क्या हो जाएगी, स्पीड, ठीक है। इसके बाद इसकी जो एक और होती है, मीटर भी होती है डिस्टेंस की, तो ठीक है, दूरी की इकाई क्या होती है, मीटर भी होती है, दूरी की इकाई तो सर किलोमीटर भी तो होती है, किलोमीटर पर मिनट भी मैं यहाँ पे नोट कर सकता हूँ क्योंकि मिनट भी इस समय की रहती है। ऊपर तो आपको दूरी की इकाई रखनी है, नीचे आपको समय की इकाई रखनी है, आपके पास स्पीड की इकाई आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ किलोमीटर पर आर आर या फिर घंटा, ठीक है, किलोमीटर पर घंटा, तो ये क्या आ जाएगी आपके पास, स्पीड की इकाई आ जाएगी सभी की सभी। अब इसमें से क्या है, आपको एसआई इकाई अगर आपसे पूछे
इसकी स्पीड की एसआई इकाई क्या है, एसआई यूनिट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, सॉरी, चाल की एसआई इकाई क्या है, तो फिर वो क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड है, क्यों आए, क्योंकि ऊपर दूरी है, तो दूरी की एसआई इकाई क्या होती है, मीटर, समय की एसआई इकाई क्या होती है, सेकंड, तो ऊपर भी ऐसा रखो, नीचे भी ऐसा रखो, मीटर पर सेकंड क्या जाएगी एसआई इकाई इसकी स्पीड की। ठीक है, अब इसके बाद अपन जो नेक्स्ट है, औसत चाल है, वेग है, त्वरण है, ग्राफ है, और फिर कुछ समीकरण आएंगे, गति की समीकरण आएंगी। ठीक है, और उन पर ऊपर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे गणितीय सूत्र, तो उनको अच्छी तरीके से एकदम मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, जैसे आज का अपना पूरा सेशन हुआ। और कोशिश करेंगे कि इससे भी और अपन हम बेटर कर सके, जिससे कि आपको इसमें फिजिक्स में और मजा आए, ताकि आपको फिजिक्स से, साइंस से आपको डर नहीं लगे, और डर की जगह पे आपको इससे प्यार हो जाए, और आप बस आप बुक से ही पढ़ना चाहो, नोटबुक ही आप पढ़ना चाहो, इसके आपका ऐसा लगाव हो जाए कि आपसे बुक ही नहीं छूटे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करो, और क्योंकि ये जो सारे पद है, ये सारे पद काम आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस के, जो भी अपने जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे उनको समझने में काम आएंगे, क्योंकि वहां पे सीधे सीधे इन सब जो पद है इनका यूज होने वाला है। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इनको पढ़ो, इनको रिवाइज करो, और इनको अच्छे तरीके से नोट्स बनाओ, और हमेशा मुस्कुराते हुए रहो। ठीक है, थैंक यू।